Good morning, class 8th. So, students, in this class, we are going to start a new topic, and we can see the second last topic of this chapter, chapter number 2, from Trade to Territory, which is related to a history portion. And the name of our today's topic is Setting Up a New Administration. सो इस क्लास से पहले हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, क्लेम ऑफ पैरामोंसी एंड सब्सिडरी अलायंस ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज़ देख चुके थे, जिनके ज़रिए हम ये देख पाते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए, एंड आफ्टर दैट वो ट्रेड करने के साथ इंटरफेरेंस करने लग गए थे हमारे इंडियन स्टेट्स के अंदर। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए जिनकी वजह से उनका जो एरिया था वो ना एक्सपैंड होता रहा। सो अब हम ये देखते हैं कि उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से और अच्छे वे में एक्सपैंड किया। सो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, द टाइम पीरियड ऑफ this is the picture which I have taken from the internet. So this is a picture of Warren Hastings. The time period of Governor General was 1773 to 1785. One of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. इनका एक बहुत ही important role है किसमें, कंपनी की पावर मतलब ब्रिटिशर्स की पावर को बढ़ाने में, उनकी एरिया को एक्सपैंड करने में। तो यहाँ पर इनका टाइम पीरियड दिया हुआ है। नाउ इन योर बुक इट हैज़ बीन रिटन दैट इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया बाय हिज टाइम। इनके टाइम में कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर इन बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। तो अगर हम देखें बंगाल कहाँ, वेस्ट बंगाल ये रहा, मद्रास कहाँ पे है, बॉम्बे कहाँ पर है, तो हमने देखा कि किस तरीके से इनके टाइम पीरियड में इन इम्पोर्टेंट एरियाज पे कंपनी का एक तरीके से एकाधिकार हो गया था। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। ना अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही इंसान सारे के सारे काम कर लेगा। अगर हम इंडिया में आज की ही बात करें तो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने क्या किया, अपने वर्क को एक तरीके से डिवाइड कर दिया अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में। डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, होम मिनिस्ट्री हो गई, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई। तो यहाँ पर भी क्या कर दिया गया है, ब्रिटिश टेरिटरीज को भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के तौर पर प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर दिया गया है। सो 3 प्रेसिडेंसीज हैं, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। यही वाली चीज़ें हम यहाँ पर वापस रिपीट कर रहे हैं। नाउ इन प्रेसिडेंसीज को रूल्ड कर रहे हैं गवर्नर, ईच रूल्ड बाय अ गवर्नर। सुप्रीम हेड इनके हैं गवर्नर जनरल। ओके, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या किया, इनको प्रेसिडेंसीज में बांट दिया। हर प्रेसिडेंसीज के जो हेड हैं वो है गवर्नर, और उनके ऊपर कौन है, गवर्नर जनरल है। अब हम यहाँ पर बात करें कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है। सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल, द नेम ऑफ दैट पर्सन इज वॉरेन हेस्टिंग्स। यही फर्स्ट गवर्नर जनरल है। क्वेश्चन बहुत बार आता है आप लोगों की बुक्स के अंदर। Now, we are moving forward to our next paragraph. From 1772, a new justice system was established. Each district was to have 2 courts. Now, 1772 में अपने एरिया को वो एक्सपैंड तो कर रहे हैं, पर जब हमें कुछ दिनों तक तो रहना नहीं है यहाँ पर, हमें एक अच्छे टाइम पीरियड तक रहना है, ऐसा सोचा तो है नहीं था उन्होंने कि 1947 में यहाँ से चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि जब हम यहाँ पर हैं तो यहाँ पर हम एक अच्छा जस्टिस सिस्टम लेकर आते हैं। सो इन फ्रॉम 1772 इन्होंने एक नया जस्टिस सिस्टम लेके आए थे। इसके हिसाब से उन्होंने 2 पार्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट को 2 पार्ट्स के कोर्ट में डिवाइड कर दिया। एक क्रिमिनल कोर्ट है, एक सिविल कोर्ट है। क्रिमिनल कोर्ट नाम से ही साबित होता है यहाँ पे खून खराबे वाले केसेस को देखा जाता था। सिविल कोर्ट में जैसे तलाक के केसेस हो गए, नॉर्मल केसेस को देखा जा रहा था। Now, what happened in criminal court? The criminal courts were still under a qazi and a mufti. Indian अगर पंडितों को भी हम शामिल करना चाहें तो उन्हें भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। So, the criminal courts were still under a qazi and mufti, but under the supervision of the collectors. तो इनको चलाते तो ये लोग थे, बट इनका चलाना या न चलाना एक बराबर तो नहीं कह सकते, बट इन पर सुपरविजन किसका था, कलेक्टर्स का था एट दैट टाइम। अगर हम देखते हैं सिविल कोर्ट का, मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रिटेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये भी यही लोग चला रहे हैं, पर इन पर भी किनका अधिकार है, इन पर भी आपके हेड हैं इनके भी, और ये
इंटरप्रेट कर रहे हैं हमारी इंडियन लॉज को, किसके लिए, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, जो कि लॉज को एक तरीके से फॉलो करवा रहे हैं, मतलब हमारे कानून को बताना कि क्या क्या इंडिया के अंदर इस कानून को तोड़ते तो आपके ये सजा दी जाए। तो ये सारे लोग मिल बांट के काम कर रहे थे इनके अंदर। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, मेजर प्रॉब्लम। अब देखिए मेजर प्रॉब्लम क्या है, ब्राह्मण पंडित गिव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्मशाला। अब इंडिया एक वो बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है। अब इंडिया बड़ी है तो अलग अलग लोगों की ओपिनियंस भी अलग अलग होंगी, सभी की एक जैसी हो नहीं सकती है। बहुत सारे लोग हैं, साउथ में अलग उनकी थिंकिंग है किसी लॉ के लिए, मतलब किसी क्राइम के लिए, तो नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में सब अलग अलग है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि वो एक छोटे से देश से आए थे। जो इंग्लैंड है वो इतना बड़ा नहीं है, अगर मैं बात करूँ एरिया वाइज तो। सो वो लोग एक कंट्री से आए थे जहाँ पर इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। बट अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब वो यहाँ पर आए थे तो मेजर प्रॉब्लम सी, ब्राह्मण पंडित गिव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, मतलब वो अपनी ग्रंथों के हिसाब से का अलग अलग बुक्स के हिसाब से अलग अलग, अगर हम बोले डिफरेंट लोकल लॉज के हिसाब से सज़ा सुना देते थे। जैसे यहाँ बात की गई, ब्राह्मण पंडित गिव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉज, लोकल लॉज मतलब जो उनके एरिया में चल रहे हैं, बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्मशाला। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अलग बोल रहे हो, आप अलग बोल रहे हो, ऐसे देश तो काम नहीं, मतलब देश तो चला नहीं सकते हैं ना। किसी के बोलने से हम यहाँ पर अलग रूल चला रहे हैं, किसी के बोलने से हम यहाँ पर अलग रूल चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो पा रहा था। सो इसीलिए यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने कैसे लाएंगे हम यूनिफॉर्मिटी, मतलब इसको बेसिक्स हम ये समझते हैं, स्कूल्स में आपको ड्रेसेस पहन के जानी पड़ती है, यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता है, ताकि आप सभी एक जैसे लगो, ना तो कोई अमीर, ना तो कोई गरीब, ना तो, अब कलर वाइज हम नहीं जा सकते, बट एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सब बराबर हैं। तो यहाँ पर भी टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। उनसे ऐसा कहा गया कि अलग अलग एरिया से हम लोगों ने बुला लिए। अब 11 पंडित्स को एक साथ बोला गया कि आप सभी जितनी भी आपके लॉज हैं, जितने भी आप के लोकल लॉज हो गए, आपकी बुक्स के अंदर जो जितना कुछ भी लिखा ना, आप उसको कंपाइल करो, एक साथ करो, फिर उसको हमें बताओ। तो ऐसा किया गया यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 1775 में, कंपाइल अ डाइजेस्ट फॉर हिंदू लॉज। अब ऐसा तो है नहीं कि हम मुस्लिम्स को छोड़ देंगे, तो वैसा मुस्लिम के साथ भी हुआ था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। एन बी हालहेड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। कौन सा डाइजेस्ट, जो कि हिंदूज ने मिलकर बनाया था। तो हिंदूज मिलकर बनाएंगे तो अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे, उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किसने किया, एन बी हालहेड। तो एक क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड। Now, 1778, a code of Muslim laws was also compiled for the benefit of European judges. So, मुस्लिम लॉज को भी कंपाइल किया गया। यहाँ मैंने इंडियन लॉज को कंपाइलेशन बता दिया, यहाँ पर मुस्लिम लॉज की कंपाइलेशन है। नाउ उसके बाद under the regulating act of 1773 a new supreme court was established, while a court of appeal the Sardar Nizamat Adalat was also set up in Calcutta। तो यहाँ पर कोर्ट्स की भी establishment के बारे में डिस्कशंस की गई हैं आपकी बुक के अंदर। So by this we have completed this topic, setting up a new administration, कि किस तरीके से आप लोगों के फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, 2 पार्ट्स में कोर्ट्स को डिवाइड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि कंपाइलेशन हुआ था। उसके बाद एक पॉइंट और बचता है जिसके अंदर ये बताया जाता है, जिसको हम आगे की स्लाइड में देखते हैं कि क्या आगे की स्लाइड के अंदर एक तरीके से सारी के सारे मटेरियल को मर्जअप किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, सो प्रिंसिपल फिगर इंडियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब यहाँ पर अगर आपकी बुक के मटेरियल के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, सो आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसमें मेंशन किया गया है, अ प्रिंसिपल फिगर ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। एक प्रिंसिपल फिगर मतलब ये इंसान है, इसको सामने रख के यही हमारे सारे डिसीजंस लेता है। तो उस टाइम पर भी आपकी प्रिंसिपल फिगर कौन है,
कलेक्टर हैं, जैसे आज भी है। इनका मेन जॉब क्या था कलेक्टर का? रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्सेस कलेक्ट करना, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस। अब किस किस की हेल्प ले सकते थे वो? जजेस की, पुलिस ऑफिसर्स की एंड दरोगास की हेल्प ले सकते थे। एंड हिज ऑफिस, इनके ऑफिस को क्या बुलाया जाता था? कलेक्ट्रेट बुलाया जाता था, जो आजकल भी बुलाया जाता है। अब ये कलेक्ट्रेट अब क्या बन गया? एक न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज दैट स्टडी रिप्लेस प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी। मतलब एक नई जगह बन गई, सत्ता की जगह बन गई थी कलेक्ट्रेट वाला जो एरिया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या बात की है इन चैप्टर्स के अंदर? हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन की बातें की हैं। हमने ये देखा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद हमने देखा 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स की बात कर ली, जिनमें मेन काम भले ही काजी, मुफ्ती एंड हिंदूज कर रहे हो, मौलवीज कर रहे हो, बट यहाँ पर सुपरविजन कलेक्टर्स का था। वो बस एक तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे लॉज को। फिर उसके बाद बहुत सारे लॉज थे, फिर उन्होंने क्या किया? 11 पंडित्स को बोला कि आप कंपाइल करो। इस कंपाइलेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट एन बी हालेड ने किया। एंड मुस्लिम लॉज को भी कंपाइल अप किया गया। सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, कलेक्ट्रेट बन जाता है। कलेक्टर एक तरीके से प्रिंसिपल फिगर होते हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं, टैक्सेस रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर भी किसकी हेल्प से? जजेस, पुलिस ऑफिसर और दरोगास की हेल्प से। और जो उनका एक तरीके से ऑफिस है उनको हम कलेक्ट्रेट बोलेंगे, जो कि एक नया सेंटर बन गया है पावर एंड पैट्रोनेज का। So after this class, I'm providing you the question and answers. One question of this chapter. So you have to do this question in your history copy and send it to me. So that's it for today's class. Thank you.